Hello friends, how are you? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और इस समय हाई टाइम शुरू हो गया है। जो लोग भी यूपीएससी को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है अपना काम शुरू करने का, पढ़ाई शुरू करने का। तो आप सभी अगर आ चुके हो तो मैं अपना आज का सेमिनार शुरू करूं, जैसा कि इसका नाम है कि हमें स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है यूपीएससी की 2020 की। इस बीच मैंने सेमिनार लिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैं उसको लाइव या जो है वो आप लोगों को नहीं दे पाया वीडियोस। तो मैं चाह रहा था कि जो स्ट्रैटेजी मैंने वहां बच्चों से शेयर की वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि वो जो उनको बेनिफिट मिला वो आपको भी मिले। तो हम लोग अपना सेमिनार शुरू कर सकते हैं। और अगर 2020 आप देना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये हाई टाइम है, हमें शुरू करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और हम बात करते हैं कि कैसे इसको शुरू कर सकते हैं। जुलाई का महीना है और हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। आज 2019 जुलाई में यहाँ से चलते हैं और इस बार 31 मई को हमारा पेपर है यूपीएससी प्री का। और वहां से हम एक एक स्टेप चलते हैं और कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। तो शुरू कर देते हैं हम लोग इस बात को। जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक तक का, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे। जुलाई से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक जो है उसमें आप सबसे पहला जो काम करना है वो अपने लक्ष्य निर्धारित करना है। मैं आपको बताता जाता हूँ। लक्ष्य निर्धारित करना है सबसे पहले। तैयारी मुझे सेल्फ करनी है या किसी कोचिंग के साथ जुड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप अपना डिसाइड कर लेंगे, जैसी भी आपकी सुविधा हो। आपके घर में अगर गाइडेंस है तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि जीएस आपको कहाँ प्रिपेयर करना है, कैसे, खुद से। और दूसरा, आपका ऑप्शनल जो होना चाहिए वो डिसाइड हो जाना चाहिए कि मेरा ऑप्शनल क्या है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑप्शनल अपना दिसंबर एंड तक जो है वो स्ट्राइक कर देना है, उसको क्लियर कर देना है। अगर आपने अभी तक अपने ऑप्शनल पे फोकस नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, अपने ऑप्शन पे फोकस करिए। नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं ऑप्शनल को लेकर। कुछ अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी ऑप्शन हो। ऑप्शनल चुनने के 3 गोल्डन रूल होते हैं। पहली बात, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था, ये पहले देखा जाता था। दूसरा, जीएस में ये कौन सा हेल्पफुल हो सकता है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ये हमारे जीएस में हेल्पफुल सब्जेक्ट्स होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो इस बात में देखिए कि मेरे टीचर और बुक्स इसकी कौन सी अवेलेबल है, यानी कल को मुझे जरूरत पड़ी तो इसके टीचर्स और बुक्स मेरी अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आप 3 को जो है वो फाइनलाइज करिए कि ये 3 मेरे ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज दैट हमने XYZ मान लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद इनके 30 या 35 रुपए के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, सीधे जंप मत करिए। ठीक है, उनके पेपर लेकर आइए और देखिए कि अब तक मेरी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे मुझे इनमें से कौन से में सहूलियत हो रही है, या कौन सा जो है मैं आसानी से तैयार कर सकता हूँ या इसको तैयार कर सकती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बेस्ट वन निकल कर आएगा, यानी पहले आपको चुनना है बेस्ट 3। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे मत जाइएगा कि उसका जो है वो टॉपर निकल गया, उसका है। हर ऑप्शन का वेटेज बराबर है यूपीएससी में, हर ऑप्शन की अपनी प्लस और माइनस दोनों है। हर ऑप्शन से ही हमारे जो है सिलेक्शन होते हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं है कि फलाने ने जो इस बार लिया तो मेरा भी हो जाएगा। अपनी रुचि का बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका पूरा अटेम्प्ट और पूरी चीज खराब हो जाएगी। और ऑप्शन वो पॉइंट होता है जो आपके सिलेक्शन का आधार होता है। अगर आप ऑप्शन अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन से आप काफी दूर रह जाएंगे। जीएस बहुत वेरिएबल होता है, ट्विस्ट करता है, इसलिए ऑप्शन पे फोकस करके रखना बहुत जरूरी है। राइट, तो आप सबसे पहले बेस्ट 3 चुनेंगे और बेस्ट 3 के बाद फिर बेस्ट 1 चुनेंगे। यानी बेस्ट 1 में तीनों सालों का पेपर आपने उठाया, सब तीनों सब्जेक्ट्स का, देखा कि किसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जो मेरे को समझ में आ रहा है, आसानी से हो सकता है, एफर्ट करने में मेरे पॉजिटिव एफर्ट आएंगे, आप उसको जो है चुन लीजिए। राइट, नेक्स्ट वन। अब जीएस और ऑप्शनल की कोचिंग कौन सी करनी है, किस टीचर के साथ जाना है, आपने डिसाइड कर लिया। नाउ स्टार्ट विद द पेपर। एक एक जो है जीएस पेपर 1 में हम शुरू करेंगे। जैसे सपोज दैट इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट जीएस पेपर 1। आप अपना जीएस पेपर 1 शुरू कर सकते हैं। राइट, तो जीएस पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, और यहाँ पर आप जो है वो जीएस पेपर 1 के साथ काम करना शुरू कर देंगे। राइट, तो अब से लेकर जो अगला 1.5 महीना है वो पेपर 1 के लिए आप डिवोट करके रखेंगे। यानी अगर मैं बात करूंगा तो पूरा अगस्त और मिड सितंबर तक आप जो है वो कोशिश करेंगे कि आपका एक जीएस का पेपर, साथ ही साथ आपका ऑप्शनल, इसके साथ साथ थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, भले चाहे वो वीक में 1 दिन हो या 2 दिन हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, ये चारों चीजें आप जो है वो अपनी पढ़ाई के अंदर लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो है ये पहले बात होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 1.5 महीने के बाद आप सेकेंड पेपर पे जंप कर जाएंगे। सेकेंड पेपर पे जंप करने के साथ उस समय भी आपका ऑप्शनल चल रहा होगा।
क्योंकि अब आपका ऑप्शन आगे बढ़ चुका होगा, इसलिए आपको ऑप्शन पे ज्यादा वेटेज देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको देनी है, ठीक है, और उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें ऑप्शनल की आंसर राइटिंग आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। तब तक मान के जा रहा है कि आप 3 से 4 यूनिट खत्म कर चुके होंगे, या एटलीस्ट 3 यूनिट आपकी हो गई होंगी, और आप यहाँ पर जो है अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे, राइट। इसके बाद आपका थर्ड पेपर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नवंबर एंड पे, और थर्ड पेपर के साथ आप ऑप्शनल को जारी रखेंगे, और ऐसा करते हुए आप दिसंबर एंड तक जाएंगे, ठीक है। यानी जो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर, ये आपके जीएस के चारों पेपर्स के साथ प्रिपरेशन करने का इनपुट रहेगा। इसमें से कुछ पेपर तुरंत नहीं खत्म होगा, जैसे चौथा पेपर एथिक्स है। एथिक्स आप बाद में भी कर सकते हैं, प्री के बाद, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, या एथिक्स आप शुरुआत में कर सकते हैं, ताकि आपको जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल पता चल जाए कि मुझे इसके साथ ऐसे करना है, और आप अपने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप दिसंबर में आ जाएं, तो दिसंबर में अब आपका ऑप्शनल समेटना शुरू हो जाना चाहिए, और आप मेंस में वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके प्री के काम आ जाए, जैसे पॉलिटी, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री का पार्ट हो गया, जैसे सोशल इश्यूज का पार्ट हो गया। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, ये आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही दिसंबर एंड आता है या जनवरी टच होती है, आप अपने ऑप्शनल को थोड़ा सा कम वेटेज देना शुरू करेंगे, और अब आप प्री के लिए ओरिएंटेड हो जाएंगे। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किधर रखना है, प्री पे फोकस करके रखना है। आप अपना जितना भी टाइम निकालेंगे प्री पे निकालेंगे। अच्छा, अब तक आप मेंस में काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं, जैसे पॉलिटी आपकी खत्म हो चुकी होती है, या आपको बेसिक फंडामेंटल पता होता है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, या थोड़ा बहुत, अगर मैं इकोनॉमिक्स ना भी कहूं तो हिस्ट्री का फंडामेंटल पता होगा। जैसे आप जनवरी में आएंगे, आप कम से कम यहां पर, ठीक है, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करेंगे। इस बार भी कई बच्चे जो प्री में नहीं कर पाए, अच्छा, उनके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो उसके जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करने में उनको दिक्कत हुई। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव करते रहना है। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको कुछ मैगजीन पढ़ानी होगी, जैसे योजना, राइट, जैसे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट जो आती है। दिसंबर एंड में हर मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देना शुरू कर देता है, ये लगभग 7 जनवरी तक रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई में पीआईबी की रिपोर्ट्स डाउनलोड करके इनको अपनी पढ़ाई में लेकर आना है। प्री का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो ये मस्ट है आपके लिए। साथ ही साथ जनवरी के आप कुछ वेबसाइट जरूर पढ़ना शुरू कर देंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट में एक वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट हो गया, एक है WHO की वेबसाइट, इसके बाद IMF की वेबसाइट, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये जो प्रमुख रिपोर्ट्स हैं इनको आप पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, इनकी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे। इनमें करना क्या है कि अबाउट अस या जो मैंडेट होता है, अगर आप इसको भी पढ़ते रहेंगे तो इस बार प्री के कई क्वेश्चन सीधे सीधे इन वेबसाइट से उठाकर दिया है, तो आप उसको भी लगातार पढ़ते रहेंगे। अब जैसे किसी ने पूछा है पीआईबी कैसे पढ़ना है, पीआईबी में सिंपल जो विज्ञप्तियां आती हैं, जैसे कुछ होता है, लेख आते हैं, लेख को एक रीड आउट किया करिए। जो करंट अफेयर्स होता है ये रटा नहीं जाता, ना इसके बहुत ज्यादा नोट्स बनते हैं। जो कोई इंपॉर्टेंट और नए पॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका होता है कि आप उनको बार बार पढ़िए। जब आप उनको बार बार पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होते हैं, यानी अंतर विषयक होते हैं। अंतर विषय के लिए जब आप उनको बार बार पढ़ेंगे तब आप उनका लिंकेज कर पाएंगे। यही कारण है कि करंट अफेयर्स में बहुत टाइम लगता है। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि करंट अफेयर्स वो लास्ट में जाकर लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट्स मेरे हो गए, करंट अफेयर्स हो जाएगा, वहीं सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। करंट अफेयर्स डे 1 से शुरू करना चाहिए। सब्जेक्ट तो आप जरा सा भी थ्रेशोल्ड देके पूरा कर लोगे, लेकिन करंट अफेयर्स आपके बस में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट का डायनामिक पार्ट करंट अफेयर्स है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत तेज भागता है, और ऐसी कंडीशन में बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। जैसे अभी मैंने 4 दिन सर्वे की क्लास ली, सभी के लिए निःशुल्क रखा, बहुत काफी भीड़ आई, कई बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े, और आपको पता ऑनलाइन सबके लिए निःशुल्क है। अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जो गिवन नंबर है उस पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप देख सकते हैं वो निःशुल्क है सभी के लिए ऑनलाइन, और ये 28 तारीख से पहले ही आपको उपलब्ध हो पाएगा। उसके बाद ये वीडियोस हटा दी जाएंगी। तो उसमें मैंने बहुत ही विहंगावलोकन किया है कि हमारे लिए एक्सपोर्ट क्यों जरूरी है, निवेश क्यों जरूरी है, भारत का जनांकीय लाभांश क्या है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, मतलब लगभग मैंने वो डायमेंशन डिस्कस किए हैं जो योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी सबको पकड़ के आता है। और मैं चाहता था कि इन 4 दिनों में बच्चों के अंदर एक रुझान पैदा हो कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है सर्वे, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, और सर्वे इस बार का बहुत अलग आया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। 2 पार्ट में आया है। फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट का दर्शन है
कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, और सेकंड पार्ट जो है वो कोर इकोनॉमिक्स है, तो अपने टीचर के साथ पढ़ें, अदरवाइज वो डिमांड सप्लाई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट पे अपना जो है वो गवर्नमेंट ने जो फिलॉसफी दी है वो क्या करना चाहती है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए अगर आप इसको पढ़ाई करना चाहते हैं। जनवरी से आपको जो फोकस करके रखना है वो एक तो आपको मैंने बताया न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर में दो न्यूज़पेपर आपको अपडेट करना पड़ेगा, एक जो डेली नेशनल आ रहा है, चाहे आप हिंदू पढ़ते हो चाहे आप जागरण पढ़ते हो, इसके साथ एक इकोनॉमिक्स का पेपर हिंदी में भी आज के समय में इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में अवेलेबल है। तो दो न्यूज़पेपर आपको अपडेट करने पड़ेंगे, याद रखिएगा जनवरी से, इसीलिए बहुत शेड्यूल आपका हेक्टिक होगा। एक न्यूज़पेपर जो आपका नेशनल आ रहा है जनरल चीजों के बारे में, जिसमें पॉलिटी आईआर सब कुछ कवर होगा। दूसरा जो एक इकोनॉमिक्स का पेपर आ रहा है, जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो न्यूज़पेपर और सर्वे से सबसे ज्यादा आ रही है, याद रहेगा। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि न्यूज़पेपर हो गया, योजना हो गया, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये बहुत ही मस्त डॉक्यूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ मैंने कुछ वेबसाइट आपको बताई जो जनवरी से आपको लगातार फॉलो करनी पड़ेगी। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट, आईएमएफ की वेबसाइट, ये जो है, और हम भारत में अगर हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है, गृह मंत्रालय की वेबसाइट, इन वेबसाइट्स का जो आमुख यानी लगातार कुछ आ रहा है, और नीति आयोग की वेबसाइट जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन वेबसाइट्स को आप लगातार जो है वो क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे, इस पे अपना काम करते रहेंगे, याद रहेगा। फरवरी आ जाते हैं, अब आप फरवरी 2020 में हैं। फरवरी 2020 में आपके जो क्वेश्चंस लगाने की प्रवृत्ति है वो कम से कम पर डे 50 से 60 हो जानी चाहिए। न सिर्फ आप क्वेश्चन लगाएंगे, एक डायरी रखेंगे और डायरी में जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका पूरा अवलोकन करके आप रखेंगे, राइट। तो ये अवलोकन आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत मस्त है। और यहां से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का आपका टारगेट हो जाएगा। दो न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, सर्वे, इंडिया ईयर बुक फरवरी के एंड में आ जाती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मार्च में। मार्च में जो भी आपके पार्ट छूटे हुए हैं उनको आप क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 8 घंटे में 3 घंटे आपका रिवीजन का और बाकी का टाइम जो है वो फॉरवर्ड आपका रहेगा कि आप आगे पढ़ते हैं। इस समय आपकी जो प्रश्नों की प्रवृत्ति होनी चाहिए पर डे लगाने की 70 to 80 क्वेश्चंस पर डे, और उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद उनका एनालिसिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही गैप भरेंगे। इस बार भी बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग बहुत कर दी, और उसकी जो सबसे बड़ी कमी रहती है पर्याप्त प्रैक्टिस की कमी, राइट। तो ये हो गया मार्च। अप्रैल का महीना जब आएगा, अप्रैल के महीने में अब आपका रिवीजन ज्यादा होना चाहिए, फॉरवर्ड कम होना चाहिए। अप्रैल के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, लगभग पर डे एक पेपर आप लगाइए, और ज्यादा से ज्यादा यानी अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें 6 घंटे फॉरवर्ड, रिवर्स, और 4 घंटे जो है वो फॉरवर्ड पढ़ाई करेंगे। रिवर्स आपको रिवीजन ज्यादा करना है, शॉर्ट नोट्स बनाकर उनको बोलने की प्रैक्टिस में है। जैसे किसी को बोल दीजिए ये मेरी कॉपी पकड़ो और पूछो, कहीं से भी पूछना है, आप उसको बोल बोल के उसको बताते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मेमोरी को जो फिट करेगा, और जहां गलतियां हो रही हैं उनको ढूंढिए और उसको पूरा करिए, राइट दोस्तों। इस तरह आप जो है अप्रैल बताएंगे। मई 31 को पेपर है, और अब आप यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्वेश्चन पे और करंट अफेयर्स पे डिवोट करेंगे। पूरा मई जो होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने में और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स करने में होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स के जितने डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करिए आप उसको लगा सकें। ये रहा आपका सिस्टम अब से लेकर मई तक का, प्री तक का। प्री के बाद आप एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब पार्ट्स को पूरा करने का प्रयास करिए। इस तरह करके आप जो है वो आगे जा सकते हैं। ये एक मेथड रहा जो जनरल मेथड होता है। दूसरा, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इस बार मैं आप लोगों को वो मेथड बताने जा रहा हूं जो रियाज सर, आपका 261 रैंक आपको पता होगा, रियाज सर वो प्रॉपर आईएएस बने और वो हमारे एकेडमिक मेंटर भी हैं, और मैंने उनने मिलकर एक शेड्यूल बनाया हुआ है। इस शेड्यूल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि हमने जो उनका आधार रहा, उनको आपको पता होगा 4 बार वो लगातार फेल किए और 5वीं बार में उनको जबरदस्त सफलता मिली, सीधे आईएएस मिला उनको। तो मैं अब आपसे वो टाइम टेबल शेड्यूल डिस्कस करने जा रहा हूं जो उन्होंने हमसे डिस्कस किया। उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने तैयारी को, जैसे अभी जो है तैयारी का जो फर्स्ट मॉड्यूल लिया, उन्होंने इस तरह के मॉड्यूल को बनाया कि जो नंबर गेन करा सकता है उसको पहले निपटा दो। जैसे एथिक्स में अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, 110 से 120 तक के मार्क्स जाते हैं। जबकि जीएस 1 से लेकर जीएस 3 तक अगर आप देखेंगे तो 90 नंबर, 95 नंबर क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो हो गया एथिक्स। दूसरा वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरा सोशल इश्यूज। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिसपे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी अवेयर हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, काफी अच्छे मार्क्स खींच सकते हैं। इनके जो क्वेश्चंस की प्रवृत्ति होती है बहुत ही सेट आता है। जैसे सोशल इश्यूज को देखें तो महिलाओं पे भूमंडलीकरण का प्रभाव, वृद्धों पे भूमंडलीकरण का प्रभाव, बच्चों पे क्या प्रभाव हो रहा है,
संस्कृति किसे कहते हैं, भारत में सामाजिक समरसता क्या है, बहुत ही पेट टाइप के क्वेश्चन, कृषि में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का जो है वो पलायन जो हो रहा है उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने जो हमें गाइड किया वो ये किया कि जहां से बच्चों के मार्क्स गेन हो सकते हैं, जैसे ये सारे सेगमेंट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत ही पेट क्वेश्चन आते हैं, 4 हमारे पास पार्ट है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, नक्सलाइट इलाका और तटवर्ती क्षेत्र। तो ये बेसिकली हमारे 4 ही हिस्से होते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस इसका। तो ये जो इनके सिलेबस बहुत छोटे हैं, इनमें बहुत कम टाइम लगता है प्रिपरेशन में। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो बड़ा रणनीति होती है, जो खेल खेला जाता है, उसमें सबसे पहले अपने आप को सेव किया जाता है। ठीक है, क्रिकेट में भी ये नियम है, उसमें क्या होता है, सेफ हो गया, हाँ मेरे इतने रन बन गए, 300 रन बन गए, इसका मतलब मैं सेफ हो गया, अब इसके ऊपर जो भी मारूंगा वो मेरा जो है हिट करेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज होती है, उन्होंने हमें बताया रियाज सर ने कि आप सबसे पहले अपने स्टूडेंट को सेव कर दीजिए कि हाँ मेरे इतने नंबर सेफ हो जाएंगे। इसमें क्या था, ऑप्शनल, ऑप्शन कैसे, एथिक्स, वर्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज, इसके पश्चात जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ड हिस्ट्री, ये जो पार्ट है इनको आप सबसे पहले सेव करा दीजिए, नंबर उसका सेफ हो गया। इसके बाद जो वेरिएबल पार्ट है, यानी कि जहां पे वो फ्लक्चुएशन होता है, उसकी प्रिपरेशन आप करना शुरू करिए, जैसे पेपर 2 पॉलिटी या गवर्नेंस का पार्ट, या इसके बाद एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये जो पार्ट होते हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं बहुत तेजी से। तो इसके बाद वाले हिस्से में आप इसको पूरा करा दीजिए, राइट। तो इस तरह जो है वो आप अपने आप को पहले सेव कर लेते हैं, हाँ एग्जाम में जो भी फ्लक्चुएशन होगा मैं अपने आप को सेव करके चल रहा हूँ। दूसरे हिस्से पे अब जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है उसमें मैं अपना इनहेंसमेंट करूंगा। ये उन्होंने इस तरह बताया क्योंकि जो पेपर 1, 2 और 3 है जीएस का, वो बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है, पता ही नहीं चलता कि आप तैयारी करने के बाद आप मार्क्स आप उठा के देखें, जो भी टॉपर्स हैं उसमें आप देखेंगे 1, 2 और 3 में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और एथिक्स में अगर थोड़ी मेहनत करके वो अच्छा मार्क्स ले रहा है, एसए में अच्छे मार्क्स उठा ले जा रहा है वो, और ये जो है चूंकि टोटल मार्क्स जोड़ते हैं तो ये रैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात अभी से आप अपने ऑप्शनल को बहुत ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करके रखिए। ऑप्शनल में अगर आप 300 प्लस मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके आते हैं, तो आपको कोई भी ताकत अंदर जाने से रोक नहीं सकती है, आपकी कॉल आ जाएगी इंटरव्यू के एटलीस्ट। तो आप यहां से जो है वो काफी मेहनत करके चलिए, चाहे आपका जो भी ऑप्शनल हो वो उसमें टारगेट लेके चलिए कि मुझे 300 प्लस के लिए जाना है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कुछ ऑप्शनल की प्रकृति कैसी होती है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जो आपका सोशल इश्यूज या सोशियोलॉजी है, इनकी प्रकृति यह है कि ये जो है कुछ नई एग्जाम्पल चाहते हैं, कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल चाहते हैं। तो जो अगर कंटेम्प्रोरी के साथ इसको जोड़ देता है करंट के साथ, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। तो ये बेसिक गोल्डन रूल रहा कि आप पहले अपने नंबर को सेव करिए। इसके बाद जो वर्नेबल सेक्शन है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, या अन्य पार्ट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, इनको आप दूसरे हिस्से पे लेकर जाइए कि पहले सेव करूंगा, उसके बाद अपने नंबर गेन करूंगा। इसको बोलते हैं नियोजित तैयारी। ऐसा रियाज सर ने किया था, और रियाज जी का जो रैंक है वो इसी रणनीति का जो है वो प्रतिफल है। इसी की वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने जो है प्रॉपर आईएएस मिला। तो ये उनके साथ है, और लगातार उनका जो सुझाव हमें मिल रहा है, जैसे अभी उन्होंने मेंस के लिए क्या करना है, इसके प्रमुख जो है वो बिंदु बनाकर हमें दे दिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्ट भी शेयर किया था कि रियाज जी के द्वारा लिखा गया कि आप मेंस अगर दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज उसमें करना चाहिए, राइट। तो ये रहा तैयारी का बढ़िया तरीका, आप इसको तैयार कर सकते हैं और अपने तैयारी को आगे लेकर जा सकते हैं, राइट दोस्तों। अब सवाल ये रहा कि हमें इसको बैलेंस कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो जैसा देखा जा रहा है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस में कोशिश करिए, सबसे पहली बात, क्लासेस आपका अर्क होती हैं। कोई भी अगर आपकी कोचिंग हो, कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी आपका गाइड हो, वो आपको जोड़ के निकालता है, मतलब आप आउटपुट आपका देता है अच्छे से, अपने ज्ञान को देता है। तो पूरी कोशिश करिए कि क्लासेस में आप बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहें, और साइनॉप्सिस क्लास में जरूर बताएं, थॉट मैपिंग जरूर बनाएं, यानी एक्टिव स्टडी करिए। अपने टीचर के साथ साथ उसको याद करने की कोशिश करिए। घर जाने के बाद 6 घंटे की स्टडी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। तो वहां पर जो है वो आप कोशिश करिए जो टीचर ने बताया उस पर डायरेक्टली मैं आंसर राइटिंग अटेम्प्ट कर लूं। अब से लेकर दिसंबर तक आप जितनी आंसर राइटिंग डेवलप करेंगे, जितना अच्छा है, वो एक ही क्वेश्चन डेली लिखें, बट वो लिखना ही लिखना है। महीने में 30 क्वेश्चन तो मुझे लिखने ही लिखने, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो सेटअप होगा बिल्डअप होता जाएगा। अब जैसे कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं, अरे यार अभी तो मेरा मेंस का कोर्स पूरा नहीं हुआ, अभी मैं आंसर राइटिंग करके क्या करूंगा। ये सबसे गलत स्ट्रेटजी है। जब कोर्स आपका पूरा होगा तब आपके पास आंसर राइटिंग का टाइम नहीं रहेगा, उस समय आपको प्री का तैयारी करना होगा। तो यूपीएससी में जो स्टूडेंट मार खाता है ना, वो अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार खाता है। दूसरा मार खाता है, उसके दिमाग में पहले से ही तमाम तरह के लोग जो उन्होंने मिसकंसेप्शन भर रखा है, उसकी वजह से मार खाता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक प्रॉपर वैज्ञानिक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अगर आज आपके टीचर ने सपोज दैट कुछ भी पढ़ाया, सपोज दैट मैंने जलवायु विज्ञान आज पढ़ाया,
तो जलवायु विज्ञान में जैसे ही मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने उसमें कुछ भी बारे में बताया कि एक नया थ्योरी पढ़ाई, मैं ज्योग्राफी में डेली करंट के साथ उसको अपडेट करता रहता हूँ, तो आज मैंने यूवीआई पढ़ाया, जो है अल्ट्रावायलेट इंडेक्स पढ़ाया, या अभी जो नई रिसर्च आई उसके बारे में पढ़ाया, सी सरफेस टेम्परेचर के लिए। तुरंत मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये क्या होता है, इस पे अपने प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने जो पढ़ा है आप उसको तुरंत अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, तुरंत के तुरंत अपने टीचर से बात करिए कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। बच्चे ने अटेम्प्ट किया, उसमें जो गलत था उसको काट दिया। तो इसी तरह जो है वो आप कोशिश करिए कि डेली जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उस पे अपने टीचर से क्वेश्चन मांग लीजिए कि सर क्वेश्चन दीजिए आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनका जो आंसर है यही आपको सक्सेस करेगा। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन वो नॉलेज को कागज पे उतारना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। राइट दोस्तों, तो अब से लेकर दिसंबर तक आप पूरा फोकस मेंस पे रखेंगे। जनवरी से आपका जो फोकस होगा वो चला जाएगा प्री पर, और वहां ज्यादा से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करिए, आंसर राइटिंग के साथ जुड़िए, और इसी जो रियाज सर के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जो हमारे एकेडमिक्स में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर उनको सक्सेस मिला, उसी को देखते हुए कल से मैं पेपर 1 की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, ताकि आप जो है वो इसके साथ जुड़कर अपने आप को कर सके। क्योंकि आपने देखा पहला बैच हमारा काफी हाउसफुल रहा, सेकंड बैच जो है वो 23 तारीख यानी कल से मैं शुरू करूंगा, सुबह 11:30 बजे हिंदी मीडियम के लिए और शाम को 4:30 बजे इंग्लिश मीडियम के लिए। और ये जो क्लासेस है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगी आप सभी के लिए। तो हमने इस बार काफी वैरायटी दी है, जिसको ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ना है, यानी कि पॉलिटी पहले पढ़ना है, ज्योग्राफी पहले पढ़ना है, उनके लिए अलग बैच है फाउंडेशन का। जिनको इस वे में पढ़ना है उसके लिए अलग बैच है। तो जो चॉइस है वो आपके हिसाब से होगी। तो कल मिलते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग शुरू करेंगे जीएस पेपर 1 और वहां से अपनी तैयारी को करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से मैं इसका जवाब दे दूं, फिर क्लासेस में चलूं। राइट, नहीं, आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारी। जो भी ये हम ऐसे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं कि आज हमारे आंसर राइटिंग क्लास भी ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारी पीसीएस की क्लासेस, एनसीईआरटी की क्लासेस, ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जुड़े रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को जो है वो करते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास सही है, मैं फिर से टाइप कर देता हूं, 8285894079। ठीक है, इस पर आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की फीस के लिए जो नंबर दिए जा रहे हैं 8506845434, उन पर आप कॉल करिए, बाकी नंबर्स पे। कल मिलते हैं हम लोग फाउंडेशन बैच 2020 के लिए, और वहां मैं ही शुरू करूंगा, आपका गाइड हो जाऊं, और वहां से पेपर 1 पे हम लोग शुरुआत करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे ताकि हम अपनी तैयारी को अगले चरण में लेकर जा सके। और रही बात कॉन्सेप्टर बैच की, नो डाउट वो सबसे अच्छा बैच है, सबसे जबरदस्त बैच है। कॉन्सेप्टर बैच 30 तारीख से शुरू हो रहा है, 30 से। अनफॉर्चुनेटली इस बैच में केवल 7 सीटें बच रही हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, काफी बच्चों की इंक्वायरी ऑलरेडी है। तो 30 जुलाई से बैच मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों जो मैंने आपको मेथड बताया उसको आप जो है वो तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, और जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए। जल्दी मैं रियाज सर से आपकी दोबारा मुलाकात कराऊंगा, ताकि अगर आपके कोई और डाउट हो तो वो भी पूरे हो जाए और उनके जो एक्सपीरियंस है उनका आप लाभ उठा सकें। जुड़े रहिए, सशक्त रहिए। यूट्यूब के जो मेरे वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि इस समय जो वीडियोस हैं वो आपकी प्रॉब्लम को ही फेस करके बनाए गए हैं। जो प्रॉब्लम हो वहां कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए और अच्छे इनपुट मिल सके। याद रहेगा, आप जितना सशक्त रहेंगे, जितना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के आसपास रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, आसानी से सफलता मिलेगी। मनीष, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बता सकते हो दोबारा? आपको जो भी एडमिशन रिलेटेड जानकारियां चाहिए वो आप एकेडमी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहां हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जो है वो हम जवाब दें। क्वालिफिकेशन सभी को पता है, ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर में आप दे सकते हैं उसमें। राइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है मेरे। धन्यवाद। और आप अगले लाइव सेशन में मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक शुरुआत करनी है, अगर आप बिगिनर हो 12th के बाद, तो आप उसको कैसे तैयार कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नमस्कार।